जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस सीरीज़ में हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो कि पिछले एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। एचपी टेट मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों के क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस किए जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले हमने एचपी टेट नॉन मेडिकल 2013 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लिया है, आप उसको भी देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम एचपी टेट नॉन मेडिकल 2014 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, 2014 का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि हमने देखा है कि एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और साथ में हमें ये भी पता चल जाता है कि किस तरह से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। साथ में ये भी मालूम होता है कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो इस सीरीज़ को आगे बढ़ते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है N2 इट गिव्स NO। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके NO यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं और साथ में इन्होंने डेल्टा H दी हुई है। डेल्टा H क्या होता है? डेल्टा H इज इक्वल टू एंथैल्पी और ये पॉजिटिव में है 43.2 किलो कैलोरी पर मोल। यानी कि जब भी क्या होगा, किसी भी हम बोलेंगे एलिमेंट का मोल कंज्यूम होगा तो हमें हीट देखने को मिलेगी। हालांकि डेल्टा एच यहाँ पे पॉजिटिव में दिया है तो हमें ये भी मालूम है कि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। कैसा होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट की ज़रूरत होती है। ठीक है, और अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो इसका मतलब था एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मीनिंग हो गया जिस रिएक्शन से हीट निकलती है। ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहली बात तो ये आ जाती है, देखो 43.2 किलो कैलोरी आर कंज्यूम्ड ही होगा क्योंकि कंज्यूम हो रही है, यूज़ हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में से ही कोई ना कोई होगा। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। व्हेन 1 ग्राम ऑफ N2 रिएक्ट्स, पहली बात तो ये आ गई। और दूसरी बात है व्हेन 32 ग्राम ऑफ O2 रिएक्ट्स। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ रिएक्शन में O2 ऑक्सीजन, अगर एक ऑक्सीजन की बात करूँ, एक ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 ग्राम और 2 ऑक्सीजन आ जाएंगी तो कितनी हो जाएगी टोटल? O2 इज इक्वल टू 32 ग्राम। बोलो बात सही है? यानी कि यहाँ पे 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है विद 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो हमें क्या मिल रहा है? NO मिल रहा है। ठीक है जी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि 43.2 किलो कैलोरी आर कंज्यूम्ड व्हेन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट्स। बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला ध्यान से देखिएगा। डिटरमाइन द कंट्रीब्यूशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द गिवन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन दिया हुआ है हमें बताना है कि यहाँ पे एंट्रोपी में क्या चेंज हो रहा है और रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। देखो एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है, 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ और हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड देखने को मिल रहा है। डेल्टा जी की बात करी है, यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू प्लस 138 किलो कैलोरी दी हुई है। अगर मैं इसकी बात करूँ, देखो डेल्टा जी पॉजिटिव कब होता है? डेल्टा जी इज पॉजिटिव when our reaction is नॉन स्पॉन्टेनियस। यहाँ से हमें पता लगा है रिएक्शन कैसा है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। अगर डेल्टा जी नेगेटिव होता तो रिएक्शन कैसा होना था? रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होना था, स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा जी अगर 0 होता तो ये इक्विलिब्रियम होना था, इक्विलिब्रियम। ओके, तो एक बात तो हमें पता लग गई कि नॉन स्पॉन्टेनियस वाला होगा। तो ऑप्शन नंबर बी और सी तो कैंसिल हो गए। अब ए में भी नॉन स्पॉन्टेनियस है, बी में भी, डी में भी नॉन स्पॉन्टेनियस है। उसके बाद देखो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, एंट्रोपी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये बात आ गई। अब देखो रिएक्टेंट्स जो हैं, रिएक्टेंट्स में 1 मोल ऑफ गैस यूज़ हो रहा है। बोलेंगे हाँ जी सर 1 मोल यूज़ हो रहा है, तो एंट्रोपी जो है वो क्या करेगी? डिक्रीज करेगी।
ठीक है। एंट्रोपी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। एंट्रोपी में हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, इंक्रीज तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जब तक हमें स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, इक्विलिब्रियम, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, इनके बारे में मालूम नहीं होगा तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इस क्वेश्चन को, इस कंसेप्ट को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द न्यू प्रेशर इफ 400 ml gas sample at 380 mm Hg is expanded to 800 ml with no change in temperature। पहली बात तो टेम्परेचर के ऊपर नो चेंज, कोई चेंज नहीं किया हुआ है, ठीक है। और जो गैस है पहले हमारे पास कितनी है, बोला 400 ml है, ठीक है। और अब ये कितनी हो गई, ये हो गई भैया 800 ml हो गई। कितनी हो गई, 800 ml, यानी कि वॉल्यूम में इंक्रीज हो रहा है। आप बोलेंगे हाँ जी सर, वॉल्यूम में तो इंक्रीज हो रहा है। अब पहले जो हमारा प्रेशर था वो कितना था, बोलेंगे 380 mm Hg, ये प्रेशर था। अब बोला नया वाला प्रेशर कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अगर आपने बॉयल्स लॉ पढ़ा हुआ होगा, बॉयल्स लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर भैया कांस्टेंट है, P1 B1 इजिकल टू P2 B2, ये वाली बात हो गई। बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। तो P1 कितना आ जाएगा, 380 आ जाएगा, 380 लिख दिया। B1 कितना है, 400 है, तो 400 लिख दिया। इजिकल टू P2, वही तो हमें निकालना है, और B2 कितना है, 800 है। ओके, तो यहाँ से P2 इजिकल टू 380 गुना 400 अपॉन में 800, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2 9, और ये कितना आ गया 190। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 190 mm Hg। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, जो हमारे लॉज ऑफ गैसेस होते हैं उन्हीं से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बॉयल्स लॉ हो गया हमारा, ठीक है। आगे देखते हैं। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द वे अ कैटलिस्ट वर्क। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही तरीके से बताती है कि एक कैटलिस्ट कैसे काम करता है। इट डिक्रीजेज द डेल्टा एच वैल्यू, इट डिक्रीजेज द ई वैल्यू। अब ई वैल्यू क्या होती है, ये होती है एक्टिवेशन एनर्जी। इट इंक्रीजेज द डेल्टा एस, इट इंक्रीजेज द डेल्टा जी। डेल्टा एस क्या होता है, एंट्रोपी, डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच यानी कि एंथैल्पी। ओके, तो क्या करता है कैटलिस्ट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, कैटलिस्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है तो कैटलिसिस वाला टॉपिक भी आप क्लियर करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हेन एन आंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स द एसिडिक लिक्विड इनटू द स्किन। जब चींटी काटती है तो वो बोला एक एसिड हमारी स्किन में छोड़ देती है, और वो एसिड कौन सा होता है, तो सभी के सभी बोलेंगे सर वो तो मिथेनोइक एसिड होता है, मिथेनोइक एसिड, बिल्कुल ठीक है। द इफेक्ट ऑफ स्टिंग कैन बी न्यूट्रलाइज्ड। बोला इस डंक के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए क्या करना चाहिए, बाय रबिंग। क्या रब करना चाहिए, एन एसिडिक सब्सटेंस, अ बेसिक सब्सटेंस, अ न्यूट्रल सब्सटेंस, अ क्रोजिव सब्सटेंस। देखो क्रोजन की बात तो यहाँ पे नहीं आएगी, ऑप्शन नंबर डी तो नहीं होगा। अब चींटी ने पहले ही एसिड हमारे स्किन में इंजेक्ट किया हुआ है, तो अब फिर से एसिड वहाँ पे नहीं लगाएंगे। एसिड लगाने से क्या होगा, और समस्या होगी, तो एसिड तो होगा नहीं। एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कोई बेसिक चीज़ यहाँ पे यूज़ करेंगे, यानी कि बेसिक सब्सटेंस यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही रहेगा। समझ गए, समझाया कि नहीं भाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, नेक्स्ट देखो, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन कैटाइन मूव्स। बोला जब इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में करंट दिया जाता है, ठीक है, तो कैटाइन क्या करता है, कैटाइन किसकी तरफ मूव करता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है। ओके, तो भैया अगर मैं सिंपल सी बात करूँ तो कैथोड जो है वो क्या करेगा, इक्वल स्पीड
टू द स्पीड ऑफ अनाइंस टूवर्ड एनोड, कैथोड जो है इक्वल स्पीड के साथ अनाइंस की तरफ या एनोड की तरफ जाएगा। आगे देखो, टूवर्ड्स कैथोड विद अ फास्टर स्पीड दैट ऑफ अनाइंस, कैथोड जो है वो फास्टर स्पीड एनाइन से, कैटाइन जो है वो कैथोड की तरफ मूव करेगा और उसकी स्पीड कैसी होगी, फास्ट होगी देन अनाइंस, ये बात है। आगे देखो, टुवार्ड्स कैथोड, कैथोड की तरफ जाएगा विद स्पीड इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड ऑफ एनाइन, एनाइन से उसकी स्पीड का कोई लेना देना नहीं है, डिपेंड नहीं कर रही है। चौथा है टुवार्ड्स कैथोड, कैथोड की तरफ जाएगा विद ए स्पीड स्लोअर देन अनाइंस, स्पीड कैसी होगी, अनाइन से कम होगी। देखो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भैया कैटाइंस जो हैं वो कैथोड की तरफ ही दौड़ेंगे, लेकिन स्पीड जो है वो इंडिपेंडेंट रहेगी अनाइंस के। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगला देखो, अ सिल्वर स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम इफ अदर एंड, बोला एक सिल्वर यानी कि चांदी का चम्मच हमने आइसक्रीम के कप में डिप किया तो क्या होगा, बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, डज नॉट बिकम कोल्ड। अब देखो सिल्वर जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो इसको आइसक्रीम में डाला हुआ है, आइसक्रीम कैसी होती है, बोलेंगे सर कोल्ड होती है, तो सिल्वर का चम्मच भी कोल्ड होगा, कोल्ड होगा, कोल्ड होगा, कोल्ड होगा, तीनों में कोल्ड है। लेकिन प्रोसेस कौन सी यूज़ होगी, यहाँ पे प्रोसेस जो है वो यूज़ होती है कंडक्शन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्लाउड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्लाउड किसका एग्जाम्पल है, एक्वासोल, एरोसोल, जेल, इमल्सन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एरोसोल। अब ये एरोसोल होता क्या है, देखो जब भी हम सॉल पढ़ते हैं तो हमें दो चीज़ें देखने को मिलती हैं, एक डिस्पर्स्ड फेज होता है और एक होता है डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। तो डिस्पर्जन मीडियम में डिस्पर्स्ड फेज आके बैठ जाता है, ठीक है। तो जो कम अमाउंट में होता है वो डिस्पर्स्ड फेज होता है और डिस्पर्जन मीडियम जो लार्ज अमाउंट में होता है। अब एरोसोल में क्या होता है, एयर यानी कि हवा में लिक्विड ड्रॉप्स देखने को मिलती हैं, लिक्विड। जब लिक्विड और एयर आपस में मिलते हैं तो कैसा सोल बनता है, बोलेंगे सर ये तो एरोसोल बनता है, ठीक है, एरोसोल। तो इसी तरह बादल में भी ऐसा ही होता है, बादल की बात ही यहाँ पे हो रही है। एयर है, एयर में लिक्विड ड्रॉप्स जो इवेपोरेट होके इकट्ठी हो जाती हैं, क्या बनाती हैं, एरोसोल बनाती हैं। देखो अगर एक्वासोल की बात करूँ तो इसमें सॉलिड डिस्पर्स्ड होता है लिक्विड में, सॉलिड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड। जेल की बात करूँ, लिक्विड डिस्पर्स्ड इन सॉलिड, सॉलिड ज़्यादा अमाउंट में होगा और इसमें डिस्पर्स कौन होगा, लिक्विड। इमल्सन की बात करूं, लिक्विड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, लिक्विड जब लिक्विड में ही डिस्पर्स होगा। अगला क्वेश्चन देखें, पोटाश अलम कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग डैश इन इक्विमोलर प्रोपोर्शंस। पोटाश अलम कैसे बनाई जाएगी, किस किस को मिक्स करेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, K2SO4 यानी कि पोटाशियम सल्फेट एंड एल्युमिनियम सल्फेट को इक्विमोलर प्रोपोर्शन में, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, विच ट्रांजिशन एलिमेंट हेल्प्स O2 इनटेक इन ह्यूमंस, कौन सा एलिमेंट हेल्प करता है, तो ये हमने अपने थ्योरी वाले लेक्चर में भी किया हुआ है, वो भी यूट्यूब पे वीडियो है, आप देख सकते हैं। कौन हेल्प करता है O2 इनटेक में, बोलेंगे सर ये तो आयरन करता है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ब्लड में देखो ब्लड के थ्रू ही तो ऑक्सीजन जाती है पूरी बॉडी में, और ब्लड के अंदर क्या होता है, बोलेंगे सर हेमोग्लोबिन होता है, हेमोग्लोबिन। क्या ये बात ठीक है, हाँ जी, और हेमोग्लोबिन में आयरन प्रेजेंट होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल एक्सपेक्टेड फॉर HOH in
H2O मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे एंगल क्या देखने को मिलता है। अगर मैं ध्यान से बात करूँ, ये जो H2 होता है कैसे बनता है, दो लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के ऊपर और यहाँ पे हमें दो कोवलेंट बॉन्ड देखने को मिलते हैं हाइड्रोजन के। ठीक है, बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। तो अगर सीधी सी बात की जाए, यहाँ पे एंगल कितना देखने को मिलता है, ये तो बात हमें समझ में आ रही है। जो एंगल जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है, बिल्कुल ठीक है 90 डिग्री से ज़्यादा है, लेकिन ये 109 डिग्री से थोड़ा सा कम होता है, 109 डिग्री से कम होता है। ठीक है, अगर इसकी बात करूं तो यहाँ पे ज़्यादा एंगल बनने देखने को मिलता है, यहाँ पे और ज़्यादा मतलब कि लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में ज़्यादा रिपल्शन होती है, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा एंगल देखने को मिलता है। हालांकि अगर मैं कोवलेंट बॉन्ड या बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की बात करूं तो यहाँ पे मुझे कम रिपल्शन देखने को मिलती है, कम रिपल्शन, और बॉन्ड पेयर में और कम रिपल्शन देखने को मिलती है। इस क्वेश्चन का अगर मैं बात सीधी सी बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल क्या बोलेंगे, लेस देन 109, हाँ जी लेस देन 109 एंड ओवर 90 डिग्री, 90 डिग्री से ज़्यादा ही होगा लेकिन 109 डिग्री से कम होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। इन द फॉलोइंग टेबल द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ Mg इज गिवन। मैग्नीशियम के डिफरेंट आइसोटोप्स दिए हुए हैं, बट इज द एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम क्या रहेगा। देखो अगर मैं बात करूं 24, जिसका एटॉमिक मास 24 होता है वो कितना परसेंट है, 79% है। 25 जिसका होता है एटॉमिक मास वो है 10%, और 26 जिसका एटॉमिक मास होता है वो है 11%। अब हमें एवरेज मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास बताना है मैग्नीशियम का, दैट इज मास नंबर। तो करते क्या है, जितनी उसकी अबंडेंस होती है और जितना एटॉमिक मास होता है उन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सीधे तौर पर, अगर मैं बात करना चाहता हूँ तो 79% को क्या लिखेंगे, बोलेंगे सर 79 अपॉन में 100, ये कितना आ जाएगा 0.79। इसी तरह ये 10% कितना आएगा 0.10, और ये 11% कितना आ जाएगा 0.11 आ जाएगा। अब इनको क्या करना है, इनको करना है मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो उसके बाद एवरेज वेट हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जब हमने इसको माइनस किया, सीधी सी सिंपल से बात करते हैं, 24 क्या करेंगे 24 इंटू 0.79 प्लस 25 इंटू 0.10 प्लस 26 इंटू 0.11। ठीक है, जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो कितना आ जाएगा 24.32 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वुड बी द शेप ऑफ ClF3 मॉलिक्यूल विच हैज़ 3 सिंगल बॉन्ड एंड 2 लोन पेयर। अरे भाई बता दिया है, क्लोरीन है और क्लोरीन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 2 लोन पेयर देखने को मिल रहे हैं, 2 लोन पेयर बना दिए, और 3 बॉन्ड पेयर हैं, 3 सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो ये F आ गया, यहाँ पे एक F आ गया और यहाँ पे ये F आ गया। बताओ भाई कैसी शेप है इसकी, ये तो हमें बतानी ही होगी, कैसी शेप है, शेप ही पूछिए। हाँ जी, क्योंकि ज्योमेट्री और शेप दोनों में अलग अलग फ़र्क होता है। जब भी हम शेप की बात करेंगे तो किसको रिमूव कर दिया जाएगा, लोन पेयर्स को रिमूव कर दिया जाएगा। जब लोन पेयर्स रिमूव कर दिए तो कैसी शेप बन गई, ये बोलेंगे सर टी शेप बन गई, बिल्कुल ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टी शेप, टी शेप। क्लियर हो गया, चलें आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। विच बॉन्ड इज एक्सपेक्टेड टू शो मोस्ट पॉपुलर करेक्टर। कौन जो है सबसे ज़्यादा पोलर करेक्टर शो करेगा। पोलर करेक्टर कौन शो करता है, जिनके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो ज़्यादा, ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा। अगर मैं CCl की बात करूं तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.5 का देखने को मिलता है।
CH की बात करता हूँ 0.4, CN की बात करता हूँ 0.5 देखने को मिलता है, और अगर CO की बात करता हूँ तो 1 इलेक्ट्रोनेगेटिव। सबसे ज़्यादा किस में है? इसमें है। सबसे कम किस में है? इसमें है। तो जिसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस वो सबसे ज़्यादा पोलर। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, दैट इज CO। ठीक है जी, चले अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाँ जी, देखिएगा, अमंग द फॉलोइंग द कंपाउंड विच गिव्स अ कार्बाइल अमीन टेस्ट, इनमें से कौन सा कार्बाइल अमीन टेस्ट देता है? डिस्टिंक्शन से भी क्वेश्चन आते हैं और ये इम्पॉर्टेंट रहेगा भाई। प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी, टर्शरी, अमाइड, इसका सही आंसर सिंपल सा हो जाएगा प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन कार्बाइल अमाइन टेस्ट देते हैं। ओके, बोलेंगे हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक बात है। तो होता क्या है, इस रिएक्शन को भी हम देख लेते हैं। अगर मैं बात करता हूँ, ये ले लिया मैंने एक प्राइमरी अमीन ले लिया भैया, प्राइमरी अमीन ले लिया। जब ये रिएक्ट करेगा CHCl3 के साथ, यानी कि क्लोरोफॉर्म के साथ, साथ में KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, इट विल गिव्स RNC। ये RNC क्या है? ये आइसोसाइनाइड है, ये अल्काइल आइसोसाइनाइड बोलेंगे इसको। ठीक है, और ये कैसी स्मेल देता है? फॉल स्मेल देता है। ठीक है, तो ये प्राइमरी में ही होता है, सेकेंडरी में नहीं होगा, टर्शरी में नहीं होगा, अमाइड में भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपके लिए बेहतरीन रहा होगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।